क्या हर महीने सैलरी आते ही आप सिर्फ बैंक बैलेंस चेक करते हैं और सिर्फ सैलरी स्लिप को बिना देखे बंद कर देते हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप हर साल हजारों रुपए का नुकसान कर रहे हो। सही सुना आपने, क्योंकि सैलरी स्लिप सिर्फ ये नहीं बताती कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, यानी इसका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि आपकी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है, कितना टैक्स कट रहा है और आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा, आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में यही समझाने वाले हैं कि सैलरी स्लिप क्या होती है, इसमें कौन कौन सी जरूरी बातें छुपी हुई हैं और कैसे इसे समझकर आप टैक्स बचाने के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सैलरी स्लिप क्या होती है, इसका असल मतलब क्या है। देखिए, सैलरी स्लिप यानी आपकी सैलरी का पूरा हिसाब किताब। इसमें आपकी कमाई, कटौतियां, टैक्स, पीएफ और अलग अलग अलाउंस की जानकारी मौजूद होती है। सरल भाषा में समझें तो ये आपकी मेहनत की कमाई का रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसे बिना पढ़े ही बंद करते हुए देखा गया है। यही गलती बाद में पैसे के नुकसान की वजह बनती है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसे नहीं लिखे हैं। सैलरी स्लिप समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा टैक्स में जा रहा है, आपकी सैलरी का कितना पैसा सेविंग में जा रहा है और आप कहां कहां टैक्स बचा सकते हैं। कई लोग सही जानकारी ना होने की वजह से जरूरत से ज्यादा टीडीएस कटवा देते हैं, यानी जितना टैक्स देना चाहिए उससे ज्यादा पैसा सरकार के पास चला जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर सैलरी स्लिप के सबसे जरूरी हिस्से यानी कि बेसिक सैलरी का, यानी ये क्या होती है, इसका क्या काम है। देखिए, बेसिक सैलरी आपकी कमाई की रीढ़ होती है, यानी बैकबोन जिसे हम कहते हैं। यही आपकी सैलरी का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। इसी के आधार पर आपका पीएफ, आपका ग्रेच्युटी, बोनस या फिर आपके अलाउंस तय होते हैं। जितना बेसिक सैलरी होगा उसी हिसाब से सब कुछ मेंटेन होगा। आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा है तो आपका पीएफ भी ज़्यादा कटेगा, रिटायरमेंट फंड मजबूत बनेगा, यानी आज की थोड़ी बचत फ्यूचर में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अब समझते हैं कि एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। अगर आप किराए के घर में रहते हैं, यानी अगर आप किसी रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो एचआरए आपके लिए टैक्स बचाने का एक बहुत बड़ा तरीका बन सकता है। कई लोग एचआरए का सही इस्तेमाल नहीं करते और बेवजह ज्यादा टैक्स भर देते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझें तो आपका एचआरए हर महीने 20,000 रुपए है और आप किराए के घर में रहते हैं और किराया देते हैं, उसमें से आप टैक्स का छूट का फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रेंट रिसिप्ट संभाल कर रखना, इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट तैयार रखना, और अगर किराया ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन नंबर देना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही तरीके से एचआरए क्लेम करते हैं तो साल भर में अच्छी खासी टैक्स बचत हो सकती है। अब बात करते हैं पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की। देखिए, पीएफ को आसान भाषा में पहले समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो ये देखिए, आपके भविष्य की एक बचत है। हर महीने आपकी सैलरी का करीबन 12% हिस्सा पीएफ में जमा होता है। इतना ही योगदान कंपनी भी देती है, लेकिन कंपनी के हिस्से का पूरा पैसा पीएफ में नहीं जाता। उसमें से करीबन 8.33% ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम में भी जमा होता है, जबकि बाकी पीएफ खाते में जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिटायरमेंट के समय आपके पास बड़ा फंड तैयार हो सकता है, साथ ही आपको पेंशन का लाभ भी मिल सकता है। पीएफ पर सरकार ब्याज भी देती है और इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी आपको मिलता है। यानी आज जो पैसा कट रहा है वही आगे जाकर आपको अधिक सुरक्षा देगा, यानी प्रोटेक्शन देगा। अब समझते हैं टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। ये वो टैक्स होता है जो कंपनी आपकी सैलरी से पहले ही कट कर सरकार के पास रख लेती है। देखिए, अगर आपकी सैलरी स्लिप में टीडीएस ज्यादा कट रहा है तो आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब कर्मचारी समय पर अपने निवेश की जानकारी एचआर विभाग को नहीं देता। इसे बचने के लिए जरूरी है कि आप हर 2 या 3 महीने में अपनी सैलरी स्लिप जरूर चेक करें। साथ ही अपने निवेश जैसे कि ईएलएसएस, पीपीएफ, एलआईसी या फिर मिड कैप इंश्योरेंस की यानी मेडिकल इंश्योरेंस की जानकारी अपने पास जरूर रखें, अपनी कंपनी को दे। सही टैक्स प्लानिंग करके आप काफी ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर टैक्स बचाने के क्या तरीके हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत बात की जाए
आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। देखिए, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, उस पर भी टैक्स छूट मिलती है। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं तो HRA क्लेम करके भी आपको टैक्स में राहत मिल सकती है, यानी टैक्स कम हो सकता है। अब एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी का फ़र्क क्या होता है, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखिए, ग्रॉस सैलरी यानी कि आपकी कुल सैलरी, इसमें बेसिक सैलरी भी है, HRA भी है, बोनस भी है और बाकी अलाउंस भी शामिल है, तो उसको ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। नेट सैलरी वो होता है जो एक रकम होती है, जैसे कि PF, TDS या फिर दूसरी कटौतियों के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो आता है वो नेट सैलरी होता है। जो पैसा आपको हाथ में मिलता है वही नेट सैलरी कहलाता है, जो आपके हाथ में आता है, जो आपके बैंक में आता है। अब बात करते हैं सैलरी स्लिप के दूसरे फायदे की। देखिए, सैलरी स्लिप सिर्फ सैलरी का एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि एक जरूरी वित्तीय दस्तावेज भी है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बैंक सैलरी स्लिप मांगता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न या फिर ITR भरने में चाहते हैं, उसमें ज़रूरत है, तो भी आपकी सैलरी स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। नई नौकरी में भी पिछली सैलरी का आपको जो है पूरा का पूरा प्रमाण देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, विदेशी यात्रा के लिए भी वीज़ा प्रोसेस में भी आपकी सैलरी स्लिप मांगी जाती है। यानी आप समझ रहे हैं, एक सैलरी स्लिप एक कागज़ या फिर एक स्क्रीन पर दिखने वाला शब्द नहीं है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। सबसे पहले हर महीने अपनी सैलरी स्लिप ध्यान से चेक करिए, HRA और बाकी अलाउंस सही तरीके से क्लेम करिए, कहीं आप एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं दे रहे। अपने निवेश की जानकारी समय पर कंपनी को दीजिए, TDS पर नजर रखें और साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें, क्योंकि अगर आप आज अपनी सैलरी स्लिप समझना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में बेहतर सेविंग और मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना पाएंगे। तो अगली बार जब भी आपकी सैलरी आए तो अपनी सैलरी स्लिप को चेक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें पुस्तक के साथ।